हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो देखो बच्चों, वैसे तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को पता ही होता है कि हमारा सीडीएस एग्जाम किस चीज के लिए होता है, किस चीज के लिए वो कंडक्ट करवाया जाता है। बट अभी जो है वो कॉलेजेस के एग्जाम खत्म होने वाले हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फ्रेश हैं, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमारा जो ये सीडीएस का एग्जाम है वो होता क्यों है। तो आज की वीडियो जो है वो उन्हीं बच्चों के लिए है, और जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में उन बच्चों को ये भी बताऊंगा कि हम लोग जो तैयारी है वो किस तरीके से 100 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 14 सितंबर को सीडीएस 2 2025 आने वाला है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 100 डेज ही बचे हुए हैं। तो 100 डेज भी हमारे पास इनफ टाइम होता है जिससे हम लोग सीडीएस एग्जाम की बड़ी इजीली जो है वो तैयारी कर सकते हैं, बड़ा ही इजीली उसे क्रैक किया जा सकता है। ठीक है ना। तो चलिए, जो सीडीएस एग्जाम हमारा होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो जो सीडीएस एग्जाम हमारा होता है दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये एग्जाम जो है वो आर्म्ड फोर्सेज में एज एन ऑफिसर अगर आप जाना चाहते हैं तो इस एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हैं। इसमें प्रोसेस ये रहता है कि पहले रिटन होगा आपका, और रिटन के बाद जो है वो एसएसबी होता है। तो ये दोनों के मार्क्स जुड़ के ही लास्ट में आपकी मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि सीडीएस एग्जाम होता क्यों है। जो यहाँ पे कंबाइंड वर्ड है, कंबाइंड वर्ड से ही हमें समझ आता है कि भाई ये किसी एक फोर्स के लिए नहीं होता या एक एकेडमी के लिए नहीं होता। कंबाइंड वर्ड से, या जो ये सीडीएस एग्जाम होता है, ये हमारा 4 एकेडमीज में एज एन ऑफिसर अगर आप जाना चाहते हैं, एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस एग्जाम के थ्रू आप आईएमए में, एयरफोर्स एकेडमी में, नेवल एकेडमी में और ओटी एकेडमी में जा सकते हैं। ठीक है जी। ये जो 3 एकेडमीज होती हैं, इनमें आपका जो रहता है वो परमानेंट कमीशन रहता है, और इसमें जो रहता है वो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन रहता है। आगे चल के वीडियो में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये परमानेंट क्या है और शॉर्ट क्या है, और ये कौन कौन सी एकेडमी है, इनके लिए क्या क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या एज क्राइटेरिया रहता है, क्या इनका पैटर्न रहता है, कौन कौन सा पेपर हमें देना होता है, हमें इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीडीएस है क्या, ये जो हमारा एग्जाम है वो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यूपीएससी अपने भारत में एक बड़ा ही रेप्यूटेटेड नाम है, वरना आपने देखा होगा कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट आपने हर एग्जाम में ये सुना होगा कि भाई वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है ना। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है, यूपीएससी के एग्जाम्स में आज तक कभी भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि भाई पेपर लीक हो गया या कोई चीटिंग का केस बना, ऐसा कुछ भी कभी भी सुनने में नहीं आता। तो बड़ा ही अच्छा रुतबा है इसका। ये यूपीएससी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम के थ्रू हम लोग आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटी में जा सकते हैं। ये जो हमारा एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है। अगर मैं अभी के रिसेंट ईयर्स की बात करूं तो एक एग्जाम हमारा अप्रैल में होता है एक बार, और दूसरी बार जो हमारा एग्जाम है वो सितंबर में होता है। ठीक है जी। जो इसमें एलिजिबिलिटी रहती है, देखो जो आईएमए की एलिजिबिलिटी रहती है, आईएमए में जो एज लिमिट है दैट इज 19 टू 24। देखो जितनी भी ये एज लिमिट दी हुई है, ये एज लिमिट हमें दी हुई है एकेडमी में पहुंचने की। अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूं तो जो भी ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है, आप इसमें एक एक साल कम कर लीजिएगा। यहां पे अगर मैं एक बॉक्स बना के रिटन देने की एज की बात करूं, तो रिटर्न वाली जो एज है वो आपकी 18 से 23 हो जाएगी आईएमए के केस में, आईएनए के केस में भी 18 से 23 हो जाएगी, एएफए के केस में हमारा 19 से 23 हो जाएगा, और जो ओटीए है मैन के केस में ये भी 18 से 24 हो जाएगा, और वुमेन के केस में भी 18 से 24 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इनमें एलिजिबल कौन कौन रहते हैं? जो हमारी ये 3 एकेडमी है, आईएमए, आईएनए और एएफए, इसमें सिर्फ मेल्स ही एलिजिबल होते हैं, और वो भी अनमैरिड। अनमैरिड मेल्स यहां पे इन एकेडमीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं ओटीए मैन की बात करूं, यहां पे आप लोग चेक करो, जो
अपर लिमिट है यहाँ पे 23 साल है और ओटी के केस में ये 24 साल है। ओटी के केस में आपको 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है, या यूं कह लो कि 2 एक्स्ट्रा चांसेस आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी। इसमें भी अनमैरिड मेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के केस में ऐसा है कि या तो वो अनमैरिड होनी चाहिए या फिर वो विडो होनी चाहिए और डिवोर्सी होनी चाहिए। अगर वो विडो और डिवोर्सी हैं तो वो नॉन रीमैरिड होनी चाहिए, उनके द्वारा शादी नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, जो आईएमए और ये ओटीए, इन दोनों के लिए सिंपल शब्दों में मैं ये बता देता हूं कि आपके पास कोई भी डिग्री हो तो आप आईएमए और ओटी के लिए एलिजिबल है। चाहे आपके पास आर्ट्स की डिग्री है, चाहे कॉमर्स की डिग्री है, चाहे साइंस की डिग्री है, चाहे इंजीनियरिंग, कोई सी भी डिग्री हो, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई सी भी डिग्री हो, आप आईएमए और ओटी के लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर मैं आईएनए की बात करूं, आईएनए में एक तो सिर्फ बॉयज अलाउड होते हैं, बॉयज में भी वही अलाउड है जिन्होंने बीटेक कर रखी है, जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री में इंजीनियरिंग थी। एएफए में भी बॉयज अलाउड है, बट इसमें यह है कि भाई आप कोई भी डिग्री हो आपके पास, बट प्लस टू में आप फिजिक्स प्लस मैथ्स के साथ पास हुए होने चाहिए। डिग्री विद फिजिक्स एंड मैथ्स एट प्लस टू लेवल, तो प्लस टू में आपके पास मैथ और फिजिक्स आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, तब आप एएफए के लिए भी एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास बीटेक हो। बीटेक देखो वैसे तो हाँ, इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लो कुछ बच्चों ने प्लस टू नहीं की होती, उन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया होता, डिप्लोमा के बाद वो डिग्री करते हैं, तो अगर डिप्लोमा और फिर बाद में उन्होंने बीटेक की डिग्री कर रखी है, प्लस वन प्लस टू में फिजिक्स मैथ या प्लस वन प्लस टू की ही नहीं है, उसमें अगर किसी बच्चे के पास बीटेक है तो वो एलिजिबल है। ठीक है जी। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, देखो आईएमए, आईएनए और एएफए, जो ये हमारा सीडीएस का एग्जाम होता है ना, एक ही दिन में 3 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है इंग्लिश का, आजकल जो इसकी टाइमिंग है वो 9 से 11 होती है। दूसरा पेपर होता है जीके का, आजकल जो इसमें टाइमिंग है वो 12:30 से 2:30 होती है। और जो मैथ का है, इसमें जो टाइमिंग है वो 4 to 6 रहती है। ठीक है जी। इंग्लिश के पेपर में 2 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। अगर मैं यहां पे एक और ब्रैकेट बनाऊं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इंग्लिश के पेपर में होता है 120 इन जीके एंड 100 इन मैथ्स। 100 नंबर मैथ में, सॉरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मैथ में, 120 जीके में, 120 इंग्लिश में। और अगर मैं ओटीए की बात करूं तो ओटीए में आपकी जो कट ऑफ बनती है वो सिर्फ इन्हीं 2 पेपर से बनती है। ऐसा नहीं है कि भाई ओटीए का पेपर किसी अलग दिन होता है, पेपर ये तीनों एक ही दिन होंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे ना वो प्रेफरेंस पूछता है, ऐसे लिखा होता है एएफए, आईएमए, आईएनए और यहां पे ऐसे ओटीए, इस तरीके से आपको देखने को लिखा हुआ मिलेगा। आपको यहां पे फिर प्रेफरेंस भरनी होती है कि भाई किस चीज को आप पहले प्रेफरेंस दोगे। ठीक है ना। अगर मान लो आपकी जो कट ऑफ है इन चारों के लिए ही क्लियर हो जाती है, इन चारों एग्जाम्स के लिए ही क्लियर हो जाती है, तो जिस भी एकेडमी को आपने प्रेफरेंस 1 दी होगी, सिर्फ उसी एकेडमी का आपके पास जो है वो एसएसबी का इंटरव्यू आएगा। लेट्स सपोज आपका आईएमए को आपने 1 दे रखी है और ओटीए को 2 प्रेफरेंस दे रखी है, आपका आईएमए की कट ऑफ भी क्लियर हो जाती है और ओटीए की कट ऑफ भी क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। तो जो आपको एसएसबी की कॉल आएगी वो आईएमए की आएगी। अगर मान लो आपने इसको 1 दे रखा है, इसको 2 रखा है और आईएमए नहीं क्लियर होता है और आपका ओटी क्लियर हो जाता है, या फिर कल्ला आईएमए क्लियर होता है, ओटी क्लियर नहीं होता है, तो इस केस में जो भी एग्जाम आपका क्लियर होगा उस एग्जाम की आपको जो है वो एसएसबी कॉल आ जाएगी। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है इसमें, जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 ऑफ द मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, 1/3 इसमें नेगेटिव रहता है। नो कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आर अलाउड, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन बोथ रिटन एंड एसएसबी इंटरव्यू। तो सिलेक्ट होने के लिए भाई बच्चे को रिटन में भी क्वालिफाई होना पड़ेगा और जो है वो एसएसबी इंटरव्यू में भी क्वालिफाई होना पड़ेगा। फिजिकल एंड मेडिकल, देखो ये आप नोटिफिकेशन में आप चेक कर लीजिएगा, आईएमए मतलब ये अलग अलग है। ठीक है ना। हाँ, बस ये है कि आईएमए, आईएनए और एएफए में थोड़ा सा स्ट्रिक्टर है ओटीए के कंपैरिजन में।
मिनिमम हाइट वेट जो है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो आप जो जब भी ओटी की नोटिफिकेशन आएगी वहां पे चेक कर सकते हैं। गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, बाकी किसी आई साइट वगैरह जो है वो सब प्रॉपर होना चाहिए। तो आप जो ये मेडिकल कंडीशंस हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं इनके, वो सारा कुछ नोटिफिकेशन में हमें दिया होता है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि भाई एलिजिबिलिटी को अप्लाई करने से पहले अच्छे से समझो, रिटर्न और एसएसबी दोनों के लिए प्रिपेयर करो। हालांकि देखो, जब रिटर्न का रिजल्ट आता है तो आपके पास एसएसबी की तैयारी करने के लिए आपके पास 2 से 3 महीने इजीली होते हैं। ठीक है जी, 2 से 3 महीने इजीली आपके पास होते हैं। बाकी किसी भी अपडेट के लिए आपको यूपीएससी की इस वेबसाइट पे कनेक्टेड रहना है। ठीक है जी। अब तक्षशिला क्लासेस जो है वो 22 मई से जो है वो नया बैच स्टार्ट कर रही है यहाँ पे फॉर सीडीएस 2 2025 एंड एफके 2 2025। जो हमारी इस बैच के लिए फीस रहने वाली है वो, उसमें आपको 50% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा, अप टू 50% का डिस्काउंट रहेगा वो। तो आप इन बैचेस में रजिस्टर करने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे ये हैं भाई, देखो 9518886054 एंड 7341111783। तो आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा विजिबल नहीं है, दोबारा लिखता हूं मैं, 9518886054 या फिर 7341111783। तो इन गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।